हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरव और आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड सीरीज जो है उसको आगे बढ़ाते हुए अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। और ये क्वेश्चंस पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था सिलेबस के साथ में कि मैं पटवारी के लिए स्पेशल बनाऊंगा, तो पटवारी और एनटीपीसी के हिसाब से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आपको वीडियो से फायदा मिलेगा। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, तो लाभ तथा बट्टा परसेंट में अंतर ज्ञात करो। देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप देख पा रहे होंगे, मैं सिंपल जैसे वो कह रहा है मैं वैसे लिख रहा हूं आपके सामने कि 12 का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 9 के वो विक्रय मूल्य के बराबर है। आप देख पा रहे हो बात को, ठीक है। एक दूसरी बात सवाल वाले ने हमको ये बोला है कि 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है, तो 10 पर जो डिस्काउंट है वो 5 पर प्रॉफिट के बराबर है। ठीक बात है, मैंने डिस्काउंट को डी लिख दिया और प्रॉफिट को पी लिख दिया। अच्छा, अगर मैं यहां से काटूं तो आप देख पाओगे ये चीज 3 और ये चीज 4 हो जाएगी, और रेशो के लिए हम क्रॉस कर देते हैं। मतलब अगर सीपी 3 है तो एसपी 4 हो जाएगा। यहां से इनका रेशियो ये आ जाएगा, देखो 3 और ये वाली चीज 4 हो जाएगी। ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं यहां से रेशियो देखूं तो ये 1 और 2 बार कट जाएगा, 1 से 2 बार कट जाएगा। और यहां से अगर मैं रेशियो देखूं तो पी 2 आ जाएगा और डिस्काउंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप देख पा रहे होगे। आप अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। मुझे पता है कई लोगों की समझ में नहीं आई होगी ये चीज। चलो, आप इस तरीके से देख सकते हो। उसने बोला 10 पर डिस्काउंट जो है वो 5 पर प्रॉफिट के बराबर है। यही बोला है, हाँ। 10 वस्तुओं पर बट्टा 5 वस्तुओं पर प्रॉफिट के बराबर है। ठीक है, हम जानते हैं कि हम इनको क्रॉस में करके लिख सकते हैं। तो 5 को हम इधर लिख सकते हैं और 10 को हम उधर लिख सकते हैं। अब हम यहां से काट दे तो ये 1:2 आ जाएगा। मतलब आप देख पा रहे हो डिस्काउंट 1 रुपए का है तो प्रॉफिट 2 रुपए का है। सेम काम मैंने यहां पे करा है कि इनको क्रॉस करके काट दिया है। तो ठीक है, अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि यहां पे अगर मैं विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाता हूं तो आप जानते हो इनका जो अंतर होता है, ये जो अंतर होता है कि यही प्रॉफिट नहीं होता है, यही वाली चीज तो प्रॉफिट होती है। तो आप देख रहे हो यहां पर प्रॉफिट तो 1 रुपए का था, लेकिन सवाल वाले ने यहां पर प्रॉफिट 2 कह रखा है। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि प्रॉफिट 2 बन जाए, तो देखो अगर मैं सीपी एसपी की बात करूं तो सीपी 3 रुपए था, एसपी 4 रुपए था, और यहां पे मुझे प्रॉफिट 2 चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट है कितने का? 1 का है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो क्या प्रॉफिट डबल नहीं हो जाएगा? तो आप देखोगे ये चीज 6 हो जाएगी, ये चीज 8 हो जाएगी, और यहां से प्रॉफिट 2 का हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? प्रॉफिट 2 का हो गया। और डिस्काउंट 1 का है, डिस्काउंट 1 का है, तो डिस्काउंट हमेशा आप जानते हो एमपी पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। आप देख पा रहे हो अगर 8 रुपए एसपी है और 1 रुपए का डिस्काउंट है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो एमपी का 9 रुपए नहीं रहा होगा? एमपी का 9 रुपए नहीं रहा होगा। आपने देखा जब 8 रुपए एसपी है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, तो एमपी 9 रुपया रहा होगा। ठीक बात है। अगर एमपी 9 रुपया रहा है तो सवाल वाले ने हमसे पूछा है लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर ज्ञात करो। तो आप यहां से देख पा रहे हो लाभ तो 1/3 है, यानी कि अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो वो तो 1/3 है, जिसको हम 33.33% बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूं, अगर मैं डिस्काउंट परसेंट की बात करूं तो आप जानते हो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो अगर मार्क प्राइस 9 रुपए है तो 9 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट है, 9 पर 1 का डिस्काउंट है, यानी कि 11.11% का डिस्काउंट है। हमसे पूछा है प्रॉफिट और डिस्काउंट का अंतर, यही पूछा है ना? हाँ, लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट में अंतर। तो प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट में अंतर कितना हो जाएगा? 22.22%। और ये इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में करने लायक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। देखो, मैं मिटा देता हूं इसको। देखो, अपन एक और सवाल ऐसा ही करते हैं, आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज अगर इस वाले सवाल में दिक्कत आई होगी तो। क्योंकि मैं थोड़े अच्छे लेवल के सवाल लेके चल रहा हूं, फालतू सवाल में नहीं ले रहा हूं। तो जितने ज्यादा टफ सवालों की तरफ बढ़ेंगे आपको समझने में उतनी ज्यादा मुश्किल होगी। तो इस वजह से अपन एक और सवाल लेते हैं। देखो, ऐसा ही सवाल है
देखो सवाल कह रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे 12 का जो क्रय मूल्य है वो 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। और एक दूसरी बात सवाल वाले ने हमको बोली है 8 वस्तुओं पर प्रॉफिट, यानी कि वो 8 वस्तुओं पर बट्टा, हाँ 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो जो 8 पर डिस्काउंट है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, जो 8 पर डिस्काउंट है वो 6 पर प्रॉफिट के बराबर है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो भाई, 9 को इधर ले सकते हो, 12 को उधर ले जा सकते हो, तो रेशियो निकल के आ जाएगा 3-4 का। यहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो, 6 को इधर ला सकते हो और 8 को इधर ले जा सकते हो, तो रेशियो यहां से निकल के आ जाएगा आपका 3-4 का। ठीक बात है। अच्छा अब आप देख रहे हो कि जो प्रॉफिट है वो 4 का है, लेकिन यहां पे हमने प्रॉफिट देखा तो 1 का ही है। तो लेकिन दोनों चीजों में प्रॉफिट सेम होना चाहिए, प्रॉफिट तो सेम होना चाहिए दोनों ही कंडीशन में। तो आप एक काम करो, इस वाली चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ये वाली चीज 4 से मल्टीप्लाई होगी तो आप देख पाओगे सीपी, एसपी और एमपी। तो अगर मैं सीपी की बात करूं तो वो 12 रुपए हो जाएगा, एसपी की बात करूंगा तो वो 16 रुपए हो जाएगा। अब देख रहे हो आप प्रॉफिट 4 रुपए का है। और अगर मैं एमपी की बात करूंगा तो आप जानते हो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। अगर कोई चीज 16 रुपए की खरीदी है, उस पर 3 रुपए की छूट दी गई थी। अगर कोई चीज 16 रुपए की खरीदी है, उस पर 3 रुपए छूट दी गई थी, तो सीधी सी बात है उस पर 19 रुपए का प्राइस टैग लगा हुआ होगा। तो वो सामान कितने का हो जाएगा? 3 रुपए अगर उस पर छूट दी गई होगी तो वो सामान पे 19 रुपए का प्राइस टैग लगा हुआ होगा। सवाल वाले ने हमसे पूछा है तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है। तो आप देख पाओगे 7 अधिक है। तो हमसे परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज अगर इंक्रीज की मैं बात करूं या परसेंटेज जो भी एक्स्ट्रा परसेंटेज है मैं उसकी परसेंटेज में निकालूं तो आप देख पाओगे 7 ज्यादा है कितने पे? 12 पे। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर मैं तो इस तरीके से नहीं करता, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप ऐसे सोच सकते हो कि 1/12 जो होता है ना, ये जो 7/12 है इसका मतलब क्या है? 1/12 मल्टीप्लाई बाई 7 ही तो है। और 1/12 होता है 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%। और इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 और 56 और 7 उधर चला जाएगा, यानी 58 सही 1/3% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू। अब अपन अगले सवाल पे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो ये काफी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। देखो नेक्स्ट सवाल पे आता हूं मैं। नेक्स्ट सवाल भी काफी अच्छा है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 कम में बेचा होता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, देखो हम इस सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। 25% का मतलब आप सभी समझते हो कि 1/4 होता है। अगर कोई सामान 4x कीमत का था तो उसने 25% लाभ पर बेचा, तो मतलब उसने 5x पर बेच दिया। ठीक बात है। अगर कोई सामान 4x का था तो 4 रुपए पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाते हुए 4 की चीज उसने 5 रुपए में बेच दी। ठीक है, आगे कह रहा है अगर उसने इसे 900 कम में खरीदा होता, मतलब यहां से अगर वो 900 कम में खरीदता और 900 कम में ही बेचता तो उसे 5% अतिरिक्त लाभ होता। पहले 25 लाभ हो रहा था, अब 5 से अधिक यानी कि कितना होता? 30% का लाभ होता। अब तो 10 रुपए का सामान था वो कितने रुपए में बिकता? 13 रुपए में बिकता। 30% का मतलब आप समझते हो 3/10 होता है। 10 का सामान 3 ज्यादा में बिकेगा, यानी 13 रुपए में बिक जाएगा। ठीक बात है। अच्छा अब आप यहां के बाद में ये वाली जो चीज आपने बना ली है, इसके बाद में आप इसमें कई तरीके लगा सकते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। भाई अगर मैं CP/SP की बात करूं तो आप देख पाओगे 4x CP था। अगर मैंने CP में से 900 रुपया घटा दिया तो नया CP बन गया। और नए SP की मैं बात करूं तो 5x में से मैं 900 रुपया घटा सकता हूं, ये वाला नया SP बन गया। और नए CP से नए SP का रेशियो क्या है? देखो 10 से 13, तो 10/13। आप एक तो है, इसको सोल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा मेथड है। अच्छा आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगर अपन इस तरीके से बात करें कि एक होता है देखो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और एक होता है रेशो वाला मेथड। तो मैं पहले रेशो वाला मेथड लेके चल रहा हूं। देखो कोई सामान 4 का था और 5 में चला गया, ये क्रय है ये विक्रय है। कोई सामान 4 का था 5 में चला गया,
फिर उसके बाद में 10 का था और 13 में चला गया, और इनका जो अंतर है ना, ये दोनों का अंतर 900 है, मतलब 900 रुपए कम करने पर। लेकिन आप यहां अंतर देख रहे हो 4 और 10 का, 5 और 13 का अंतर अलग अलग है। अगर कैसे भी ये अंतर बराबर हो जाए, अगर कैसे भी ये अंतर बराबर हो जाए, तो हम उस अंतर को 900 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहां पे अंतर कितने का है, 6 का है, और यहां पे अंतर कितने का है, 8 का है, तो ये अंतर बराबर करना होता है। देखो मैं आपको बता दूं एक चीज कि अंतर बराबर करने के लिए कई टीचर्स बोलते हैं, एजुकेटर बोलते हैं, मैंने भी पढ़ा है, बच्चों से पूछा भी है कि भाई तुम अंतर कैसे बराबर करते हो, तो वो कहते हैं सर 2 से गुणा कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, तो किसी ना किसी से अंतर बराबर हो ही जाएगा। बिल्कुल गलत चीज है। देखो मैं आपका इसको बेसिक समझाता हूं कि अंतर कैसे बराबर होता है। हल्का सा आप समझो, 2 मिनट की चीज है, मैं बेसिक बता रहा हूं। देखो अगर x माइनस वाई लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है a माइनस बी, अगर हमको ये चाहिए कि x माइनस ए जो है, हमको चाहिए अगर x माइनस ए बराबर होना चाहिए किसके, y माइनस बी के, हम ये चाहते हैं कि x माइनस ए बराबर होना चाहिए y माइनस बी के, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, आप y को इधर ले आओ तो x माइनस वाई किसके बराबर होना चाहिए, अगर a को उधर लेके जाओगे तो वो a माइनस बी के बराबर होना चाहिए। अगर x माइनस वाई और a माइनस बी का अंतर समान हुआ तो अपने आप हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो यहां पे अंतर 1 का है, इन दोनों का अंतर 1 का है, इन दोनों का अंतर 3 का है। अगर हमने इनके अंतर को बराबर कर लिया तो ये वाले अंतर अब ऑटोमेटिकली ही बराबर हो जाएंगे। तो अब देखो यहां पे आपने देखा कि यहां 3 का अंतर था, तो ऊपर वाली चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अंतर अपने आप बराबर हो जाएगा। आप देख पाओगे ये वाली चीज 12 बन जाएगी, ये वाली चीज 15 बन जाएगी, ठीक है। आपने अंतर देखा, 2 का अंतर मिल रहा है, यहां पे आपको 2 कम करा है, यहां पे आपने देखा यहां भी हमने 2 कम करा है, और ये जो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट ही किसके बराबर है, 900 के है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सवाल वाले ने कि क्या पूछा है, वस्तु का 5% अतिरिक्त लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो 2 यूनिट अगर 900 के बराबर है तो हमसे 12 यूनिट की वैल्यू तो पूछी है, क्रय मूल्य तो 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की अगर वैल्यू पूछी है, जब 2 की वैल्यू 900 है तो 12 की वैल्यू 6 गुना 9 की 5400 रुपए, इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तुम आराम से बड़े प्यार से कर सकते हो। देखो अगर मैं आपको तीसरे मेथड की बात करूं तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। मैं उससे भी बता देता हूं फटाक से, आपको तीनों मेथड आ जाएंगे। ये मेथड सिर्फ तभी लग सकता है जब हमने सेम बढ़ाया हो या सेम घटाया हो। ये वाला देख रहे हो आप, दोनों 900 कम हो, लेकिन अगर अलग अलग कम ज्यादा हो तो ये वाले मेथड में दिक्कत आ जाती है, फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ही लगाते हैं। तो देखो मैं वो भी समझा देता हूं आपको, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे लगाया जाता है। देखो कोई चीज 4 रुपए की थी, 5 रुपए में चली गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि दूसरी वाली कंडीशन में बात करूं, पहली वाली कंडीशन ये, दूसरी वाली कंडीशन कोई चीज 10 की थी वो 13 की चली गई, और जो कमी बढ़ी है वो यहां पे लिख दो। देखो इधर भी 900 रुपए की कमी हुई है और इधर भी 900 रुपए की कमी हुई है। अब बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर लेना है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर ले लो, तो 13 चौके 52 और 10 पंजे 50, तो 2x अंतर आएगा, 2x अंतर आएगा। और इनको मल्टीप्लाई करके अंतर ले लो, इनको मल्टीप्लाई करके अगर आप अंतर लोगे तो आप देख रहे हो 2700 का अंतर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2700 के बराबर। जब 2x 2700 के बराबर है तो हमसे CP पूछा है, मतलब 4x की वैल्यू पूछी है, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, 5400। और यही सवाल का आंसर है। आप इससे भी कर सकते थे, तीनों ही मेथड कोई सा भी काम में ले सकते थे। देखो एक और सवाल अपन ऐसा ही लेते हैं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो देखो अगले सवाल पे बढ़ते हैं अपन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखो अगले सवाल पे आते हैं अपन, ऐसा ही है सेम टू सेम। एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 कम में खरीदा होता और 400 कम में बेचा होता तो 10% का अतिरिक्त लाभ होता, क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ये वाला सवाल अपन डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही करेंगे सीधा। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। कह रहा है किसी आदमी ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, मतलब 20% का मतलब आप जानते हो 1/5 होता है। जो 5x का सामान था वो 6 रुपए में बेच दिया, 5 का सामान 6 में बेच दिया।
अगर उसने इसे 600 में कम में खरीदा होता और 600 कम में बेचा होता तो 10% अतिरिक्त लाभ होता। पहले अगर लाभ 20% का हो रहा था तो अब 30% का होगा, मतलब 10 का सामान अब 13 में चला जाएगा। पहले वाली कंडीशन में क्या था कि पहले वाली कंडीशन में 600 कम में खरीदा होता और बेचे में क्या होता, 400 कम में बेचा होता। देखो ये क्रय चल रहा है यहाँ पे और ये विक्रय मूल्य चल रहा है यहाँ पे, ठीक बात है। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हो, इनका मल्टीप्लाई का अंतर 13 पंजो 65 और 60, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा 5x का बराबर इनका मल्टीप्लाई और इनके मल्टीप्लाई का अंतर, तो 13 से की 78 और 4 यानी कि 3800, 7800 और ये 4 तो 3800, तो 5x बराबर 3800 आएगा। हमसे पूछा था वस्तु का सीपी क्या है, तो सीपी तो हमारा पहले से ही 5 था, 5 की वैल्यू अगर 3800 आ रही है तो सीपी तो हमारा पहले से ही 5 था, तो क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर 3800 ही हो जाएगा। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से भी बन जाएगा। देखो इस तरीके से बन जाएगा, अगर मैं सीपी से एसपी की बात करूं तो पहले सीपी 5 था फिर 6 हो गया, मतलब x साथ में ले लेता हूं क्योंकि हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू घटानी है। फिर हमने सीपी को 600 रुपए कम किया, एसपी को 400 रुपए कम किया और नए सीपी से एसपी का रेशियो क्या हो गया 10/13 हो गया। आप इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहो तो एसपी से सीपी का रेशियो भी ले सकते हो, मतलब अगर आप इनको उल्टा लिखोगे तो इधर भी दोनों चीजें घुमा देना, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं, बिल्कुल इजीली हो जाएंगे सवाल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इसमें वो वाला मेथड नहीं लगेगा जो अभी अपन ने बीच वाला मेथड डिस्कस किया था रेशियो बराबर करने वाला, वो तब लगता है जब दोनों तरफ से अंतर बराबर हो। और अंतर बराबर करना मैंने आपको सिखा दिया। देखो एक और सवाल करते हैं, काफी अच्छा सवाल है, स्पेशली छोटे एग्जाम में सवाल कई बार आ जाता है। तो देखो इस सवाल को ध्यान से देखो, आप देख पा रहे होगे एक आदमी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। तो देखो अगर कोई सामान 100 रुपए का था तो उस आदमी ने 120 में बेच दिया। मैं यहाँ पे सीपी लिख रहा हूं, यहाँ पे एसपी लिख रहा हूं। देखो सबसे बड़ी बात होती है आपको सवाल को पहचानना कि किस सवाल में आप रेशो से लगाएंगे तो बेनिफिशियल लगे रहेगा, मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू। किस सवाल को आप डायरेक्ट करोगे तो बेनिफिशियल रहेगा। देखो अगर इस वाले सवाल में जैसे इसने बोला है अगर उसने 10% कम में खरीदा होता, अब देखो यहां पे मैंने सीपी 100 माना, मैं 5 भी तो मान सकता था। जब 20% लाभ हुआ है तो मैं ये भी कह सकता था 5 का सामान था 6 में बेच दिया। लेकिन जब बात आएगी 10% कम में खरीदा होता तो मुझे 5 का 10% लेने में काफी दिक्कत आएगी, है कि नहीं। इस वजह से मैंने यहाँ पे 5 से 6 ना लेके मैंने 100 से 120 लिया। अब देखो जब उसने 10% कम में खरीदा होगा तो यानी कि इसकी 90% में खरीदा होगा तो 90 रुपए में खरीदा होगा, और 30% अधिक में बेचा होता तो यहां पे अगर 30% अधिक में बेच देगा तो कितने में बेच देगा भाई 130 में बेच देगा, 13 में 117, तो वो 117 रुपए में बिक जाएगा उसका सामान। पहले कितने में बिक रहा था 130 रुपए में बिक रहा था। देखो इस वाली कंडीशन में उसको क्या हुआ भाई 3 रुपए का लॉस ही तो हुआ, 3 रुपए का लॉस ही तो हुआ 3 यूनिट का। और सवाल वाला कह रहा है कि अगर 18 रुपए कम में बेचता, यहां पे वो 3 रुपए कम में बेच रहा है और यहां पे वो सवाल ने बोला है कि अगर 18 रुपए कम में बेचा होता, ये एक्चुअली में यूनिट है, ये यूनिट में बात करें क्योंकि ये वाली चीज हमारी मानी हुई है, ये वाली चीज हमारी पूरी मानी हुई है और ये वाली चीज एक्चुअल में जो सवाल ने डेटा दिया हुआ है वो है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 18 है तो आप देख पाओगे जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। और हमसे पूछा है क्रय मूल्य, तो हमने 100 माना था तो 2 जीरो चिपका दो आप, तो 600 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। सिंपल सवाल था बिल्कुल, और ये पटवारी वगैरह छोटे एग्जामों में कई बार आ जाता है। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से। देखिए अगले सवाल पे आते हैं। देखो अगले सवाल पे अपन बढ़ते हैं, ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखो कह रहा है एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिलें 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो लाभ व हानि ज्ञात करो। देखो इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं और कई सारी जगह पे मैंने देखा भी है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट्स मेथड से बता देते हैं, जो कि मेरे को तो गलत तरीका लगता है वो, क्योंकि उसमें क्या है कि हम छोटे सवालों को, इजी सवालों को तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल भारी होता जाता है, कंफ्यूजिंग होता जाता है। तो मैं इसलिए हमेशा कहता हूं कि सामान को बराबर करके चलो, बहुत अच्छे से सवाल होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अपन समझते हैं, एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। देखो मैं क्रय से अगर विक्रय की बात करूं, मैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की बात कर रहा हूं,
तो मैं इधर रुपए लिख रहा हूं और इधर सामान लिख रहा हूं, ठीक है। देखो वो कह रहा है कि 6 पेंसिलें 5 रुपए की, मतलब 5 रुपए की उसने 6 सामान खरीदा और फिर उसके बाद 5 पेंसिल 6 के हिसाब से बेच दी और 6 रुपए में उसने 5 बेच दी। अच्छा अब मुझे आप एक चीज बताओ, देखो वैसे कई लोग इसको इस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 25 से 36, यानी 25 का खरीदा 36 में बेच दिया, कितने का फायदा हुआ, कितने पर हुआ और आंसर निकाल देंगे। आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ से 11 का हुआ, 25 पर हुआ और यहाँ से सीधा सीधा 44% प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं ये वाला तरीका सिर्फ आसान सवालों में आप लगा सकते हो, जैसे जैसे सवाल भारी होंगे आपको दिक्कत आती जाएगी और बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। अगर आपने 36 को पहले इधर लिख दिया मल्टीप्लाई करके, तो अब आप 36 से 25 पे पहुंच जाओगे और आपको प्रॉफिट की जगह हानि हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा, वो ऑप्शन में भी मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं आपसे, सिर्फ आप इतनी सी बात ध्यान रखो, अगर आप दुकानदार हो, मैं दुकानदार हूं, तो मेरा पहला लक्ष्य ये होगा कि जितना सामान मैं खरीद कर लाया हूं वो सारा का सारा बिक जाए। प्रॉफिट लॉस बाद की बात है, तो मैं जो सामान लाऊंगा वो बिक जाएगा। तो सिंपल सी बात है, मैंने जितना सामान खरीदा था मैं उतना ही सामान बेचूंगा, तो इसका मतलब सामान जो है वो बराबर करना है। देखो यहाँ पे हमारे पास 6 सामान है, यहाँ पे हमारे पास 5 सामान है, मतलब हमने 6 खरीदा 5 बेच दिया, बात गलत है। हमको जितना सामान खरीदना है उतना का उतना ही बेचना है। आप दोनों को 30 बना लो, 30 बनाने के लिए देखो इधर 5 से गुणा करोगे, आप इधर 6 से गुणा करोगे। अब देखो यहां भी 30 सामान हो गया और यहां भी 30 सामान हो गया, लेकिन अगर इधर 5 से कराए तो इधर भी 5 से करना पड़ेगा और इधर 6 से कराए तो इधर भी 6 से करना पड़ेगा। तो आपने देखा जो सामान आपने 25 का खरीदा था, जिस सामान का रेट 25 रुपए था, उस सामान को आपने 36 रुपए में निकाल दिया। मतलब आपने 25 रुपए पर 36 में निकाला तो कितने का फायदा कमाया, 11 रुपए का फायदा कमाया। अगर 25 में 11 का कमाया तो आप 100 रुपए में कितने का फायदा कमाओगे, 44 का कमाओगे। और यही सवाल का आंसर है, क्योंकि 100 पे निकाला गया पैसा ही परसेंट होता है। अगर आपने 25 में 11 का फायदा कमाया है तो 100 पे कितना कमाओगे भाई, 4 गुना है तो 4 गुना, तो 44 का कमाओगे, तो मतलब 44% प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। देखो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं मैं इस लेवल में, इसमें अगला लेवल लेते हैं अपन। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामों की दृष्टि से, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से कर लेने चाहिए। ये देखो वापस से मैं ले रहा हूं, सवाल वाला कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपए के हिसाब से, अब आप देख रहे हो जो क्रय मूल्य की बात है, वो 2 रुपए में एक खरीदा और दूसरी बार में बोल रहा है 2 संतरे 1 रुपए में, और दूसरा भी क्रय मूल्य है, तो मतलब 1 रुपए में 2 खरीदे। ठीक है, दोनों चीजें ही क्रय मूल्य है। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने सभी संतरों को मिलाकर 4 संतरे 3 की दर से बेच दिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, देखो पहले तो आप सामान को बराबर करो। अगर यहां उसने 2 खरीदे थे तो यहां भी आप 2 ही बना दो, तो 2 बनाने के लिए ये वाली चीज 4 हो जाएगी, वो सॉरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगी। तो आपने देखा कि उसने खरीदते वक्त तो क्या किया, 4 और 1 5 रुपए के, 5 रुपए के उसने 2 और 2 4 संतरे खरीदे, 5 रुपए के 4 संतरे खरीदे थे। ये चीज ओवरऑल क्रय मूल्य निकल कर आया है, ये चीज ओवरऑल क्रय मूल्य निकल कर आया है, कॉस्ट प्राइस निकल कर आया है। फिर कह रहा है सभी संतरे 3 रुपए में, वो 4 संतरे 3 की दर से बेच दिए। अब उसने 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिए, ये उसका एसपी निकल कर आया है, मतलब सेलिंग प्राइस। जब उसने 5 रुपए के 4 खरीदे थे और 3 रुपए के 4 बेच दिए, तो आप भी देख पा रहे हो 4 खरीदे 4 बेच दिए, लेकिन 5 के खरीदे थे 3 के बेच दिए, तो उसको 5 रुपए पर 2 रुपए का लॉस हुआ है। 5 रुपए पर 2 रुपए का लॉस हुआ है। अगर मैं 100 की बात करूं तो 20 से गुणा कर दूंगा, यानी 100 रुपए पर कितना लॉस हुआ है, उसको 40% का लॉस हुआ है। और यही सवाल का आंसर है। तो इस वाले क्वेश्चन में 40% लॉस हुआ है सवाल को। और मैं कहता हूं ये वाला तरीका बेस्ट है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे इस सवाल से, बड़े से बड़ा सवाल बना सकते हो। देखो इसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल का, जो हार्ड लेवल का सवाल बनता है, देखो अपन वो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इस तरीके से। देखो समझना, देखो कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से तथा सभी को मिलाकर 9 रुपए में 2 की दर से बेच दिए। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। देखो यहां पे आप रुपए लेके चलो और यहां पे आप सामान लेके चलो। उसने क्या किया है, उसने किया है 5 संतरे 1 रुपए में, मतलब उसने 1 रुपए में 5 खरीदे। ठीक है, फिर उसके बाद में वो कह रहा है 1 रुपए में 4 खरीदे, तो 1 रुपए में उसने 4 खरीदे। ये दोनों, अभी मैं क्रय की बात कर रहा हूं, मैं क्रय की बात कर रहा हूं, मैं मतलब सीपी की बात कर रहा हूं, मैं लिख भी देता हूं, कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा हूं। मैं कहता हूं सामान बराबर कर लो, बराबर करने के लिए दोनों को 20 बना लो, 4 से गुना 5 से गुना, दोनों चीजें 20-20 हो जाएंगी। इधर 4 से कराए तो आप इधर भी 4 से करोगे, 5 से कराए तो आप इधर भी 5 से करोगे। आपने देखा ये 4 रुपए का सामान हो गया, ये 5 का हो गया, मतलब उसने 9 रुपए में 20 और 20 40, ये उसका ओवरऑल सीपी हो गया। मतलब आप कह सकते हो कि 9 रुपए में उसने 40 संतरे खरीदे थे। अब बेचने की जब वो बात करता है तो 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए, तो 2 रुपए में 9 बेच दिए, ठीक है। लेकिन अभी भी मैं वही कहता हूं, जितना सामान वो खरीदेगा उतना का उतना ही सामान बेचेगा। तो फिर से इनको बराबर कर लो। बराबर करने का सिंपल सा तरीका है, दोनों को 360 एलसीएम बना लो। उसके लिए 9 से मल्टीप्लाई और यहां पे 40 से मल्टीप्लाई। देखो 9 से मल्टीप्लाई और 40 से मल्टीप्लाई। अब आप देख रहे हो जो सामान 81 रुपए का खरीदा गया था, जो सामान 81 रुपए का खरीदा गया था, उस सामान को 80 रुपए का बेच दिया गया, ठीक है। जो सामान 81 का खरीदा गया था उसको 80 रुपए का बेच दिया गया। तो हमको क्या हुआ, हमको हुआ भाई 80 अगर कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस 81 था, तो हमको 1 रुपए का लॉस हुआ। सवाल वाला कह रहा है यदि इस पूरे सौदे में 30 रुपए का लॉस हुआ हो, मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू ही 30 है, अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है तो उसने हमसे पूछा है तो संतरों की कुल संख्या बताओ। तो हमने तो 360 संतरे बेचे। जब एक की वैल्यू 30 है तो 360 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 गुणा 30 मतलब 10800, और ये सवाल का आंसर होगा। और बहुत आसानी से हम सवाल को कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने मेंस के एग्जाम में भी इसको देखा है, प्री के एग्जाम में भी देखा है, रेलवे के एग्जामों में भी देखा है मैंने इस सवाल को। कई बार आता है, कभी उसमें ये पूछ लेता है कि उसको कितने % का लॉस हुआ, कभी पूछ लेता है कि कितने संतरे खरीदे थे, कितने रुपए का लॉस हुआ, वो इस तरीके की बातें करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो देखो हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखो हम इस तरीके के सवालों को भी आसानी से बना सकते हैं। जो अगले सवाल है ये भी आ जाते हैं एग्जाम में। और मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में फायदा हो। मैं कठिन सवालों पे ज्यादा जा भी नहीं रहा। मैं करवा सकता हूं कठिन, ऐसा नहीं है मैं नहीं करवा सकता, लेकिन मैं नहीं करवा रहा। पर मैं चाह रहा हूं कि जो चीज आप सीखो उसमें कभी गलती ना करो, परफेक्ट चीज सीखो, आप एकदम अच्छे मेथड सीखो, कंफ्यूज मत हो। कई लोग करते हैं कंफ्यूज, उल्टे सीधे तरीके बता देते हैं, वो होते तो छोटे हैं लेकिन वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो आप बेसिक बढ़िया तरीके सीखो, अच्छे से सवालों को करो। देखो सवाल कह रहा है एक आदमी एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचता है, आदमी 30% का लाभ कमाता है, अगर 10% डिस्काउंट देता है तो, अगर बट्टा ना दिया जाता तो लाभ कितना होता। देखो मैं सिंपल बात करता हूं इस सवाल के लिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो सीपी से एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट। ये सीधा होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो इस चीज को आप सीख ले, ये काफी काम की चीज है। सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी 100 प्लस पी। देखो हो गया हमारा सवाल। व्यक्ति ने 30% का लाभ कमाता है, 10% का डिस्काउंट देता है, तो 100 माइनस 10 और 100 प्लस 30, यानी कि जो 90 का सामान था वो 130 में चिपका दिया। अगर सीपी 90 रुपए था तो एमपी 130 रुपए था। तो सवाल वाला पूछ रहा है अगर बट्टा ना देता, अगर डिस्काउंट ना देता तो कितने रुपए में बेचता। अगर डिस्काउंट ना देता तो चीज को उसके एमपी पर बेच देता, उसके एमपी पर ही बेच देता, तो मतलब 90 का सामान 130 में चिपका देता, मतलब 40 का प्रॉफिट ले लेता। तो 90 पर अगर 40% का प्रॉफिट ले लेता तो कितने % प्रॉफिट होता। परसेंट प्रॉफिट की बात करो तो 4/9 जो होता है 44, सही 4/9%, और यही सवाल का आंसर है। आप इसको रेशियो से भी बना सकते थे। देखो सीपी एसपी एमपी, अगर उसको 30% का लाभ होता है तो मतलब 10 रुपए का सामान वो 13 रुपए में बेच देता है। और अगर डिस्काउंट की बात करूं तो वो 10% डिस्काउंट देता है, मतलब 10 का सामान 9 में बेच देता है। तो आप देख सकते हो सीपी हो जाएगा 90 रुपए, ये हो जाएगा 130 रुपए, अब भी वही 40 का प्रॉफिट हो जाएगा। और एसपी की हमको जरूरत नहीं है, जो हम नहीं निकालेंगे, आप ऐसे भी कर सकते थे। 40 का प्रॉफिट होगा 90 का, सिंपल सी बात है। आप कैसे भी सवाल को बना सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएंगे दोनों ही तरीकों से। देखो एक और सवाल देखते हैं अपन। देखो एक और सवाल पे बढ़ते हैं अपन।
एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग का सामान बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य पर 10% रिश्वत देता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं आपको गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग की वजह से पंखा, एसी, कूलर भी बंद करना पड़ रहा है, तो काफी ज्यादा गर्मी में स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर ठीक है, कोई बात नहीं। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग का सामान बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। यदि अंकित मूल्य ज्ञात करो। अगर वह 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता है, वस्तु का क्रय मूल्य 2500 है। देखो उसने सबसे पहले हमको पोस्ट प्राइस दे रखा है, सीपी दे रखा है, उसने हमको 2500 रुपए, लेकिन इस 2500 रुपए पर वो 10% तो रिश्वत देता है, 10% तो वो रिश्वत देता है। आप सिंपल सी बात ऐसे समझो, मैं कोई सामान 2500 रुपए में खरीद के लाया, 200 रुपए मैंने उसका भाड़ा दे दिया, मतलब रास्ते में उसको लाने का दे दिया। जैसे मैं कोई बहुत बड़ा, मान लो ये बोर्ड ही खरीद के लाया, 2500 रुपए का खरीद के लाया, उसके बाद में मैंने 200 रुपए रिक्शे वाले को दे दिए इसको लाने में, तो मुझे 2700 का पड़ा ना। अब मैं अगर इसको बेचना चाहूंगा तो क्या मैं 2500 का बेचूंगा? अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मैं कहूंगा भाई 2700 का तो मेरे घर में पड़ा है, 10% तो मैंने उसको दे दिया लाने वाले को, तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? तो अगर जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालो तो इसमें 250 रुपए मैं ऐड कर दूंगा और 2750 रुपए का मेरे सामान घर में पड़ा है, जिस रेट पे मुझे पड़ा है। अब देखो वो कह रहा है, अब अगर मैं सीपी से एसपी और एमपी की बात करूं तो अब आप देख पाओगे कि 25% उसने बट्टा दिया। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब जो 4 रुपए का सामान था वो 3 रुपए में देने को राजी हो गया कि 4 रुपए के सामान को 3 रुपए में दे दिया जाएगा, तथा 9 से 1/11% लाभ कमाना चाहता है। तो 9 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11, मतलब 11 रुपए के सामान को वो 12 रुपए में बेचना चाहता है। अब आप कुछ मत करो, अब देखो एक ही सामान का सीपी है, उसको बराबर कर लो। तो देखो यहां अगर 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा, इधर भी 4 से हो जाएगा, तो जो 11 रुपए का सामान था वो 12 रुपए में बिक जाएगा और उस पर 16 रुपए अंकित था। अब सवाल वाले ने क्या पूछा है, तो वस्तु का क्या पूछा, अंकित मूल्य पूछा है। अब देखो 11 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2750 है, 11 की वैल्यू 2750 है। आप देख सकते हो कितना गुना है ये, 25 गुना है शायद मेरे ख्याल से, हाँ 250 गुना ही है ये, 27 एकम 27 2 25, हाँ 250 गुना है, तो इसका भी 250 गुना हो जाएगा। इसका अगर 250 गुना करोगे तो आंसर आ जाएगा 25 8 200 400 4000 रुपए, 4000 रुपए सवाल का आंसर हो जाएगा। इजीली हम सोल्व कर सकते हैं सवाल को। देखो अगर आपको फ्रैक्शन समझ में नहीं आया ये मैंने कैसे कर दिया, तो आप समझते हो 25% का मतलब होता है 1/4, 25/100 काटोगे तो 1/4, मतलब 4 रुपए के सामान पर 1 रुपए की छूट, तो 4 का सामान 3 में दे दिया। 11 सही 9 सही 1/11% क्या होता है, वो होता है 1/11, यानी 11 रुपए के सामान पर 1 रुपए का प्रॉफिट। 9 सही 1/11 का लाभ, मतलब 11 के सामान पर 1 रुपए का लाभ, तो 11 का सामान 12 रुपए का। अब बात हो रही है एक ही चीज को बेचने की, यहां पे उसका कोस्ट सेलिंग प्राइस 3 रुपए है, यहां पर 12 रुपए, ऐसा नहीं हो सकता है। सेलिंग प्राइस बराबर करना पड़ेगा आपको, बराबर कर दिया मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ, क्योंकि रेशियो है, कुछ भी कर सकते हैं रेशियो में तो हम, तो इस वजह से आराम से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 11 रुपए का सामान था उस पर 16 रुपए मार्क हो जाएगा, 12 रुपए में वो बिक जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां से हमने देख लिया, अगर वैल्यू 2750 थी तो 4000 रुपए में बिक जाएगा। आसानी से हम सवालों को कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कुछ 10 या 11 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे। पटवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से आप और अच्छे से करिए। अगर आपको फ्रैक्शन में या समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं आपको फ्रैक्शंस को अच्छे से समझा दूंगा, रेशियो को अच्छे से समझा दूंगा। फिर उसके बाद आपको कभी भी पूरी परसेंटेज को, परसेंटेज में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, इवन और भी कोई टॉपिक हो, तो उन सब में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि सर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदल देते हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदल देते हो। तो ये वाली सारी चीज के ऊपर मैं एक और वीडियो ले आऊंगा, अगर आपको जरूरत लगेगी तो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखिए, हम बाकी जो चीजें हैं वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। गर्मी बहुत ज्यादा है, कंटिन्यू बड़ा लेक्चर लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं लगा हो तो मत करना, यही कह सकता हूं मैं, और तो क्या बोलूंगा। ठीक है भाई।